ठीक है, तो अपन नए साम्राज्य जो मौर्यों के बाद स्थापित हुआ है उसको देखते हैं। कनिष्क। मतलब देखो, मौर्यों के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति ये रही कि कोई बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं होता है। अब एक विदेशी है, विदेशी जाति है जो भारत में बड़े साम्राज्य की स्थापना करेगी। देखो, शक भी विदेशी थे और जो पहला आए थे वो भी विदेशी थे, इंडो ग्रीक भी विदेशी थे, सबने अपना अपना साम्राज्य स्थापित किया। लेकिन सबसे बड़ा में जो साम्राज्य स्थापित कर पाते हैं वो कौन कर पाते हैं? कुषाण। तो देखते हैं ये कुषाण कौन थे और इनमें क्या ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें हैं कुषाणों के संदर्भ में। देखो, जहां तक हम कुषाणों की बात करते हैं, ये कुषाण कल भी बताया क्या थे, ये यूची जाति के थे। यूची जाति, कहानी इनकी वहीं से है, मध्य एशिया में। जो एक हिंगनू कबीला था, फिर शकों की एक जाति थी, हिंगनुओं ने शकों को आगे बढ़ाया। हिंगनू मतलब देखो, वही थी सबसे ऊपर हूण, हिंगनू कबीला, ये एक ट्राइब्स थी। उसके नीचे ये यूची जाति के लोग रहते थे और यूचियों के नीचे शक रहते थे, अमू दरिया और सिर दरिया के बीच में। ये हूण यहां से यहां, यहां से यहां, तो शक माइग्रेट होके भारत में आते थे। देखा था, शकों की 5 शाखाएं हो जाती हैं। फिर ये हूण और आगे बढ़ते हैं तो यूचियों को भी मजबूरी में आगे बढ़ना पड़ता है, और यूची जब आगे बढ़ते हैं तब इनका भारत में प्रवेश होता है, शकों के थोड़े से बाद में। मतलब हम देखते हैं रुद्र दमन लगभग 150 ईसा पूर्व के आसपास भारत में राजनीतिक शक्ति स्थापित करता है। उसके बाद जो बड़ी सत्ता स्थापित होती है वो कुषाणों की होती है। ठीक है ना। तो देखो, ये जो यूची जाति थी, और ये यूची जाति कहां से आई थी? मध्य एशिया की यूची जाति, मध्य एशिया की यूची जनजाति से संबंधित थे शक। और जब शक भारत में प्रवेश करते हैं तो शक दो भागों में बंटते हैं। मतलब भारत के एरिया में प्रवेश करने के बाद ये जो शक है, वो सॉरी कुषाण है, मध्य एशिया से आने वाली यूची जनजाति, जिसको हम कुषाण भी कह रहे हैं, ये भारत में दो हिस्सों में बंटती है। एक शाखा चली जाती है तिब्बत, एक शाखा कहां चली जाती है? तिब्बत। जो शाखा तिब्बत जाती है उसको कहते हैं कनिष्ठ यूची, छोटे, कनिष्ठ यूची। और कुषाणों की जो शाखा अफगानिस्तान, बैक्ट्रिया के आसपास बस जाती है, बैक्ट्रिया अफगानिस्तान वाले हिस्से में बस जाती है, उसे कहते हैं ज्येष्ठ यूची, कनिष्ठ यूची और ज्येष्ठ यूची। अब देखो, जो शाखा तिब्बत में चली गई है उससे हमें ज्यादा कोई मतलब है नहीं, वो हमारे काम की नहीं है। जो अफगानिस्तान वाले हिस्से बैक्ट्रिया में बसती है, वो इतिहास को हम कुषाणों का इतिहास कह के पढ़ रहे हैं। बाकी जो तिब्बत चली गई वो हमारे लिए काम की नहीं, वो हमारे सिलेबस से समझ लो बाहर चली गई। ये जो अफगानिस्तान में आके बसते हैं यही एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यही अफगानिस्तान वाले ज्येष्ठ यूची ही कुषाण हैं, ज्येष्ठ यूची ही कुषाण हैं। अब इन कुषाणों में जो सबसे पहला व्यक्ति है जिसका हमको उल्लेख मिलता है वो है कुजुल कटफिस। तो सबसे पहला व्यक्ति मिलता है कुजुल कटफिसेस, ऐसा है, कुजुल कटफिसेस। ये कुषाण वंश का संस्थापक था। तो पहला व्यक्ति जो याद रखना है, कुषाण वंश का संस्थापक, कुजुल कटफिस कुषाण वंश का संस्थापक था। ठीक है। अब देखो, ये प्रारंभिक शासक है, कुषाण वंश की संस्था स्थापना कर रहा है, तो कोई इसने कुषाणों के लिए कोई बड़ी राजनीतिक उपलब्धि इसके लिए थी नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने कोई बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया हो या कोई बड़ा निर्माण कार्य किया हो। केवल ये संस्थापक था, बाहर से आई एक ट्राइब से, जनजाति है जो अफगानिस्तान के एरिया में आकर रहती है, और वहां पर अपने आप को ये राजा बना के और शासन करना चालू करता है। कोई बड़ी इसकी उपलब्धि तो है नहीं। इसने तांबे के सिक्के चलाए थे, तांबे के सिक्के चलाए, कोई बड़ा साम्राज्य तो था नहीं इसका।
इसने तांबे के सिक्के चलाए और तांबे के सिक्कों पर जो इसने शब्द लिखवाया वो लिखवाया था धर्म विदत। क्या लिखा है? धर्म विदत। और धर्म विदत से ये अंदाजा लगाया कि ये बौद्ध धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। और सिक्कों पर जो लिपि मिली है वो भी यूनानी और खरोष्ठी मिली है, यूनानी और खरोष्ठी, यूनानी लिपि और खरोष्ठी लिपि मिली है। ठीक है, बस आपको तो इतना याद रखना है, कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसेस। ठीक है, फिर कुषाणों में जो दूसरा इसके बाद शासक बनता है वो होता है विम कटफिसेस। कुजुल कटफिसेस, विम कटफिसेस। अब देखो, इस विम कटफिसेस का भी कोई विशेष उल्लेख हमको मिलता नहीं है। हाँ, एक इसने क्षेत्र को जीत लिया था, उसका उल्लेख मिलता है, वो भी एक चीनी ग्रंथ है, हाउ हान शू। हाउ हान शू, इसमें उल्लेख है कि इसने तिएनचू, तिएनचू, और तिएनचू मतलब चीनी भाषा में उसको कह रहे हैं वो पंजाब, इसने पंजाब को जीत लिया था। मतलब देखो, अब साम्राज्य विस्तार किया इसने, अफगानिस्तान वाले एरिया में रह रहे थे, अफगानिस्तान से आगे बढ़कर ये पंजाब को जीत लेता है। और इसका उल्लेख चीनी ग्रंथ हाउ हान शू में उल्लेख है कि इसने पंजाब वाले क्षेत्र को जीता। ठीक है, दूसरा विम कटफिसेस हिंदू कुश पर्वत को पार कर भारत में आते हैं। कुषाण हिंदू कुश पर्वत पार करके भारत में आते हैं, और भारत में आकर ये पुरुषपुर को अपनी राजधानी बनाते हैं। पुरुषपुर, पुरुषपुर मतलब पाकिस्तान का पेशावर वाला हिस्सा, पाकिस्तान का पेशावर, पुरुषपुर पेशावर को अपनी इनने क्या बनाया? राजधानी बनाया, राजधानी बनाया। ठीक है, इसलिए इस विम कटफिसेस को कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया है, वास्तविक संस्थापक। विम कटफिसेस को कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया है, क्योंकि देखो, जो कुजुल कटफिसेस था वो तो अफगानिस्तान बैक्ट्रिया में शासन कर रहा था, छोटे से एरिया में शासन कर रहा था, वहीं की वहीं था। ये विम कटफिसेस पहली बार साम्राज्य विस्तार करता और हिंदू कुश पर्वत को पार करता, हिंदू कुश पर्वत को पार करके भारत में प्रवेश करता, मतलब पाकिस्तान वाला जो हिस्सा उसमें प्रवेश करता है और पेशावर को अपनी राजधानी बनाता है। और देखो, यही पेशावर इनकी राजधानी लंबे समय तक रहेगी, कनिष्कों की राजधानी पेशावर पुरुषपुर ही रहेगी, कुषाणों की राजधानी। ठीक है, तो ये विम कटफिसेस के बारे में था। हाँ, और इसमें एक चीज और याद रखना कि ये विम कटफिसेस शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म का अनुयायी, शैव धर्म का अनुयायी था। अब देखो, जो ब्राह्मण धर्म है जिसको हिंदू धर्म कह रहे हैं, वो आगे चलकर क्या है, दो हिस्सों में बटेगा, दो संप्रदाय उसको हो जाएंगे, शैव और वैष्णव। तो राजा यहाँ पे ब्राह्मण धर्म को नहीं अपनाएगा, राजा या तो शैव धर्म वाला होगा या वैष्णव धर्म वाला होगा। तो इसने किस धर्म को अपनाया? शैव धर्म को अपनाया। और इसकी जानकारी इससे मिलती है कि इसने अपने सिक्के में शिव, नंदी और त्रिशूल का अंकन करवाया, शिव, नंदी और त्रिशूल का अंकन करवाया। इससे जानकारी मिलती है कि शैव धर्म का अनुयायी था। दूसरी बात विम कटफिसेस के बारे में है कि सर्वप्रथम नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी किए, सर्वप्रथम नियमित रूप से सोने के सिक्के, स्वर्ण मुद्राएं जारी की, सोने के सिक्के जारी किए सर्वप्रथम नियमित रूप से। इसके पहले भी स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई थी, लेकिन कोई नियमित रूप से जारी नहीं करता है,
विम कटफिसेस ने ही सबसे पहले नियमित रूप से स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया। ठीक है, तो ये कुजुल कटफिसेस के बाद विम कटफिसेस की बात थी, और विम कटफिसेस को हम कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं क्योंकि इसने साम्राज्य विस्तार किया। और अब देखो कुषाणों का साम्राज्य पंजाब के आसपास से या पंजाब वाले क्षेत्र तक विस्तृत हो गया। अब इसके बाद कुषाणों का सबसे मेन शासक आता है कनिष्क। सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क। मेंस में यदि क्वेश्चन पूछेगा तो इस कनिष्क से ही पूछेगा। कनिष्क का साम्राज्य के बारे में पूछेगा। कनिष्क एक बार तो पूछ चुका है, कनिष्क बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में। कनिष्क एक महान साम्राज्य निर्माता था, या एक शासक के रूप में कनिष्क की भूमिका का मूल्यांकन की, एक राजा के रूप में कनिष्क की भूमिका को समझाइए। मतलब मेंस में यदि क्वेश्चन पूछेगा तो कनिष्क से ही पूछेगा। बाकी क्या है, फैक्ट तो कुछ से भी पूछ सकता है, लेकिन फिर भी जो पूरा कुषाण वंश है उसमें आप चाहो तो केवल एक शासक को पढ़ के जाओ, कनिष्क को, बस। बाकी कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, केवल कनिष्क से ही आपका काम चल जाएगा, क्योंकि जो कुषाणों की जो भी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उपलब्धि है सब किसके शासनकाल में आई है, कनिष्क के शासनकाल में आई है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो इसका क्या है टाइम पीरियड, ये 78 ईस्वी में राज्यरोहण करता है, ऐसा है। और इसी 78 ईस्वी में इसने एक कैलेंडर जारी किया जिसको कहते हैं शक संवत। शक संवत 78 ईस्वी में कनिष्क जारी कर रहा है, लेकिन नाम है उसका शक संवत। 2 संवत चलते हैं हमारे यहाँ, एक विक्रम संवत होता है और एक शक संवत होता है। शक संवत हमारा ऑफिशियल सरकारी कैलेंडर है, और विक्रम संवत हम अपने धार्मिक मामलों के हिसाब से, हिंदू कैलेंडर जिसको कहते हैं, उसके हिसाब से चलता है। ठीक है, अभी और भी बहुत सारे कैलेंडर जारी होंगे, गुप्त अपना अलग कैलेंडर जारी करेंगे। तो एक तो ये इसके राज्यरोहण की तिथि के जानकारी मिलती है कि इसने क्या कैलेंडर जारी किया 78 ईस्वी में। ठीक है, फिर कनिष्क के बारे में कहेंगे कि सर्वप्रथम अखिल भारतीय या अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना करने वाला शासक। सर्वप्रथम अखिल भारतीय या अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य, अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना करने वाला शासक। सर्वप्रथम अखिल भारतीय या अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना करने वाला शासक। और देखो इसके शासन काल में अफगानिस्तान वाला हिस्सा, अफगानिस्तान, कश्मीर, अफगानिस्तान, कश्मीर, पाटलिपुत्र, मगध मतलब सिंध, और दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। अब देखो इस अफगानिस्तान में एक अभिलेख की प्राप्ति हुई है जिसका नाम है रबतक अभिलेख। रबतक अभिलेख, अफगानिस्तान से एक अभिलेख मिला है, रबतक अभिलेख। इस अभिलेख में कुछ शहरों का, 4 शहरों की चर्चा की गई है मुख्यतः रबतक अभिलेख में। चंपा, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी और साकेत। कौन कौन से 4 हैं? चंपा, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, चंपा, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी और साकेत। इन 4 शहरों की चर्चा की गई है रबतक अभिलेख में। ठीक है, इससे कनिष्क के साम्राज्य की ही जानकारी प्राप्त हो रही है। तो ये रबतक अभिलेख है जो अफगानिस्तान है, और इसमें 4 शहरों की है। ठीक है, फिर कश्मीर भी इसका साम्राज्य के अंतर्गत था। इसकी जानकारी भी मिलेगी कि इसने वहां पर एक नगर बसाया था, कनिष्कपुर।
कनिष्कपुर, और वहां पर ये चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाता है, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाता है। फिर पाटलिपुत्र के बारे में कैसे जानकारी मिलती है, इसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, और पाटलिपुत्र का जो लोकल शासक था, क्योंकि वहां पे मौर्य तो अंत हो गए, शुंग भी सब खत्म हो गए थे, वहां पे कोई लोकल शासन कर रहा था, उस पर यह आक्रमण करता है और उसको बुरी तरीके से पराजित करता है, और युद्ध हार जाने के रूप में एक बड़ी राशि की मांग करता है, लेकिन वो दे नहीं पाता है। तो केवल देखो 4 चीजें लेके आ जाता है। एक तो बौद्ध विद्वान अश्वघोष को वो यहां से ले जाता है, अश्वघोष, अश्वघोष इसके साथ चला जाएगा। दूसरा, ये महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र उठा लाता है, महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र उठा लाता है। और तीसरा, एक अद्भुत मुर्गा, अद्भुत मुर्गा, अब पता नहीं वो अद्भुत मुर्गा क्या था, ये इन चीजों को वो पाटलिपुत्र के शासक से प्राप्त करता है। ठीक है। और फिर सिंध की जानकारी मिलती है, वहां पर एक अभिलेख मिलता है, सुई विहार अभिलेख, सुई विहार अभिलेख, ये सिंध से मिला है, इससे ये भी जानकारी मिलती है कि ये इसके अंडर में था। बाकी दक्षिण भारत में तो क्या है कि ऐसा कोई स्पष्ट रूप से इसका प्रमाण नहीं मिलता है कि ये वहां पर इनका स्पष्ट रूप से शासन था। तो देखो, ये एक पहला अखिल भारतीय अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना कर रहा है। दूसरा, इस कुषाण राजवंश का जो कनिष्क शासक है, कनिष्क जो शासक है, ये पहली बार इतिहास में इतना चर्चित इसलिए रहा क्योंकि इसके अंडर सिल्क रूट, रेशम मार्ग, रेशम मार्ग, सिल्क रूट, इसके अंडर में क्या है, सिल्क रूट था। और देखो, सिल्क रूट इतिहास में व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को आपस में जोड़ता था। देखो, 3 महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने वाला सिल्क रूट है, और ये विश्व व्यापार का संकेंद्रण था, विश्व व्यापार, वर्ल्ड ट्रेड इसी मार्ग से होता था, और इतिहास में इस मार्ग की सबसे ज्यादा भूमिका है। मतलब ये एक मार्ग नहीं था, बहुत सारे मार्ग मिलकर रेशम मार्ग का निर्माण करते थे, और पूरा ट्रेड, इंटरनेशनल जो ट्रेड है, देखो पूरी दुनिया तो यही है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका का तो अस्तित्व मतलब खोज ही नहीं हुई, वो तो बहुत बात की बात है। ये मतलब पूरी दुनिया के व्यापार का जो मार्ग था वही था रेशम मार्ग। बहुत सारे मार्ग, मतलब जल और थल दोनों मार्गों को रेशम मार्ग की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन ये जो मार्ग है, यही मार्ग विश्व व्यापार, वर्ल्ड ट्रेड, चीन से लेके आपको एशिया और अफ्रीका को कनेक्ट करने वाला मार्ग होता है। स्थलीय अलग है, जलीय अलग है। अब देखो, ये मार्ग क्या है, चीन से प्रारंभ होता है, चीन के काशगंज है, 3-4 सिटी से, वहां से प्रारंभ होता है और काला सागर होते हैं, मध्य एशिया तक पहुंचेगा। आपका पूरा ट्रेड अफ्रीका से जो भी हो रहा है, यूरोप से जो भी हो रहा है, बीच में भारत है और फिर चाइना तक जा रहा है। इस मार्ग को बीच में कनिष्क ब्लॉक कर देगा, या कनिष्क इस मार्ग पे कब्जा कर लेगा। अब कनिष्क सिल्क रूट भी भारत के जम्मू कश्मीर वाले और अफगानिस्तान वाले हिस्से से होते हुए जाएगा। अब जब कनिष्क इस मार्ग पर कब्जा कर लेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि मार्ग है, उस मार्ग से आना जाना रहेगा व्यापारियों का, तो व्यापारियों से टोल टैक्स के रूप में पैसा लेगा कि भाई ट्रेड कर रहे हो तो हमको स्वर्ण मुद्राओं के रूप में पैसा दो। तो इस विश्व व्यापार की जो लाइन है, ये लाइन इसके कब्जे में हो जाती है, और इससे ये भारी स्वर्ण मुद्राओं का अर्जन करता है। इसलिए कुषाणों ने देखो बड़ी मात्रा में गोल्ड कॉइन चलाए भारत में, और कनिष्क के साम्राज्य की समृद्धि का कारण ही था ये रेशम मार्ग पर उसका कब्जा होना। पूरी लड़ाई आगे इतिहास में, इस वर्ल्ड इतिहास में तो रेशम मार्ग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बड़ी बड़ी लड़ाई इस रेशम मार्ग पर कब्जे के लिए ही
हुई हैं। ठीक है, तो ये रेशम मार्ग था और ये रेशम मार्ग ही कुषाणों की समृद्धि का एक बड़ा कारण था। ठीक है, तो आर्थिक दृष्टि से ही ये रेशम मार्ग कनिष्क के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखो, कनिष्क के बारे में हम और दो तीन चीजों को जानते हैं। इस कनिष्क की आपको राजधानी राजधानी तो पता है कि कुषाणों की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर। पुरुषपुर, जिसको आजकल पेशावर कहते हैं। लेकिन इस कनिष्क ने मथुरा को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। दूसरी राजधानी मथुरा। देखो, कनिष्क पेशावर पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में कुषाण वंश का शासक बैठ रहा है और वो गवर्न कर रहा है मगध तक की सत्ता। तो स्वाभाविक सी बात है कि बहुत दूरी हो रही है, तो उसने मथुरा को भी अपनी एक सेकंड कैपिटल के रूप में स्थापित किया। अब हमको इस कनिष्क की भूमिका देखनी है अलग अलग रूपों में। एक तो क्या है, देखो, हमको मैंने पहले बताया कि क्वेश्चन यदि मेंस में आएगा तो कनिष्क से ही आएगा। कनिष्क एक महान साम्राज्य निर्माता था, स्पष्ट कीजिए। तो देखो, साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार में हम पहले ही बता चुके हैं कि साम्राज्य विस्तार में क्या है? कश्मीर, अफगानिस्तान, पाटलिपुत्र, ये इतने क्षेत्रों में तो उसका स्पष्ट कब्जा हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो एक महान साम्राज्य निर्माता था और इसने उत्तर भारत में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करी। पेशावर को राजधानी बनाता है, दूसरी राजधानी मथुरा को बनाता है। तो एक महान साम्राज्य निर्माता था और उत्तर भारत को तो ये पूरा जीत लेता है। और उत्तर भारत भी देखो, सिर्फ उत्तर भारत, आज का उत्तर भारत नहीं, अफगानिस्तान से लेके पाटलिपुत्र तक के क्षेत्र को ये जीतता है। फिर एक साम्राज्य विस्तार के साथ साथ ये एक क्या है? महान निर्माणकर्ता भी था। महान निर्माणकर्ता। बहुत सारे स्थापत्य कला की दृष्टि से इसने महत्वपूर्ण विकास काम किया। देखो, सबसे पहले इसने क्या है? मथुरा। मथुरा में एक देव कुल का निर्माण किया। मथुरा में देवकुल का निर्माण किया। और देवकुल का मतलब क्या है? अपने परिवार के पूर्वज के लोगों की मूर्ति बनवाता है, बिम कटफिश से लेकर कनिष्क तक की। विम कटफिशेस से कनिष्क, सबकी मूर्ति बनवाता है मथुरा में और उसको क्या नाम दिया उसने? देवकुल कहा। ठीक है, तो एक महान निर्माण करता है इसने मथुरा में मूर्तियों का निर्माण किया। ठीक है, दूसरी इसमें बात देखेंगे, इसने पेशावर में, ये तो मथुरा में हो गया, फिर पेशावर। पेशावर में इसने 13 मंजिला टावर का निर्माण करवाया। 13 मंजिला टावर, जिसकी ऊंचाई 400 फीट ऊंची थी। जो 400 फीट ऊंचा एक टावर बनवाया। टावर कह लो या स्तूप भी कह सकते हो। ठीक है, फिर यहीं पर इसने संघाराम विहार बनवाया। संघाराम, और इस संघाराम का जो वास्तुकार था वो अंगलिस था। अंगिलिस, ये कौन है? यवन स्थापत्यकार। यवन स्थापत्यकार। ठीक है, तो मथुरा में देवकुल, पेशावर में 13 मंजिल टावर का निर्माण करवाया है, संघाराम में एक विहार बनवाया है। एक संघाराम विहार स्तूप कुछ भी कह लो, और उसका वास्तुकार कौन है? अंगिलस, जो एक यवन स्थापत्य कार्य है। फिर इसके निर्माण कार्य की दृष्टि से इसने कुछ नगरों का निर्माण भी करवाया, जिसे तक्षशिला। तक्षशिला में इसने
सिरकप नगर का निर्माण करवाया, सिरकप। और कश्मीर में कनिष्कपुर। कनिष्कपुर कह लो या कनिष्पोर, कनिष्पोर, ये इसका निर्माण करता है। मथुरा, पेशावर, संघाराम, तक्षशिला, कश्मीर, ये 4 पॉइंट आप लिख देना, इतने में काम हो जाएगा। हाँ, निर्माणकर्ता में एक और पॉइंट आप बता सकते हो, हालांकि अपन उसको अलग से उल्लेख कर सकते हैं, मूर्ति कला। इसके काल में आप बता सकते हो कि इंडो ग्रीक कला, इंडो ग्रीक या हेलेनिस्टिक कला, इंडो ग्रीक या हेलेनिस्टिक कला का विकास इसके शासनकाल में होता है। ठीक है। और देखो, इसने जो मथुरा में देवकुल का निर्माण करवाया था, इसने अपने परिवार के जो लोगों की मूर्ति का निर्माण करवाया था, उस मूर्ति का जो आउटफुट था, मतलब उसने जो बाहरी कपड़े अपने पहनाए थे, उसकी भी कुछ विशेषताएं थी। उसमें उन्होंने क्या किया, जो मूर्ति थी रोमन चोंगा, चोगा सॉरी, रोमन चोगा, कपड़े पूरे ऊपर से लेके नीचे तक बड़े भारी कपड़े, रोमन चोगा। फिर दूसरा क्या है, टोपी होगी उनके सर पर, टोपी, और नुकीलदार जूते, नुकीलदार जूते, ये सब उसने क्या है, रोमन एम्पायर में जो मूर्ति बनती थी, इसी टाइप से मूर्तियों का निर्माण उसने करवाया। और फिर देखो, यही जो पहनावा है आगे चलकर उस एरिया में लोकप्रिय हो जाता है। ठीक है। तो ये एक निर्माणकर्ता के रूप में हमने देख लिया कनिष्क की भूमिका, साम्राज्य विस्तारक के रूप में, निर्माणकर्ता के रूप में, फिर एक विद्वान के रूप में या विद्वानों के संरक्षक के रूप में। कनिष्क विद्वानों का संरक्षक, न केवल निर्माण करता, उसने बहुत सारे विद्वानों को संरक्षण दिया, विद्वान के संरक्षण के रूप में। तो देखो, इसका राजकवि था अश्वघोष, राजकवि अश्वघोष, अश्वघोष। अश्वघोष की किताब याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण है बुद्ध चरित, बुद्ध चरित, नाम से ही बुद्ध चरित मतलब महात्मा बुद्ध का इसमें पूरा जीवन परिचय है। दूसरी किताब है सौंदरानंद, सौंदरानंद, ये दोनों ही महाकाव्य की श्रेणी में है, महाकाव्य, बुद्ध चरित और सौंदरानंद दोनों ही महाकाव्य हैं। और फिर एक नाटक की इसने रचना करी थी, सारीपुत्र प्रकरण, सारीपुत्र प्रकरण, ये क्या है, उसका नाटक है। ठीक है। और सारीपुत्र महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था सारीपुत्र, उसके बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होने की बड़े नाटकीय ढंग से उसने कथा का विवेचन किया है सारीपुत्र प्रकरण में। सौंदरानंद में बुद्ध के भाई सौंदरानंद की कहानी लिखी है। तो ये 3 किताबें अश्वघोष की याद रखना। ठीक है। फिर राजकवि हो गया अश्वघोष, इसका राज चिकित्सक चरक था। चिकित्सक कौन था, चरक। और चरक को तो जानते हैं, चरक संहिता का निर्माण करता हमारा प्रमुख आयुर्वेदाचार्य, जिसने चरक संहिता की रचना करी, चरक संहिता, चिकित्सक है। फिर इसका पुरोहित था एक, पुरोहित, संघरक्ष नाम से, संघरक्ष के नाम से इसका पुरोहित था। फिर एक और विद्वान था इसके काल में, नागार्जुन, नागार्जुन। और नागार्जुन की जो किताब थी उसका नाम था प्रज्ञा पार मित्रा सूत्र, प्रज्ञा पार मित्रा सूत्र, प्रज्ञा पार मित्रा सूत्र। और इस प्रज्ञा पार मित्रा सूत्र में उसने शून्यवाद का उल्लेख किया,
इसने क्या है, माध्यमिक शून्यवाद, ये इसका सिद्धांत था, माध्यमिक शून्यवाद, माध्यमिक शून्यवाद। इसी नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, भारत का आइंस्टीन। और पहली बार ये संबोधन किया था, अभी आधुनिक काल में आएंगी, मैडम ब्लाटवस्की, इनने कहा था इसको। मैडम ब्लाटवस्की ने नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा था, बौद्ध विद्वान था और क्या, माध्यमिक शून्यवाद का जनक है। यह बौद्धों का एक प्रमुख विचार है, माध्यमिक शून्यवाद। बौद्ध फिलॉसफी आगे चल के दो हिस्सों में बढ़ जाती है, योगाचार विज्ञानवाद और माध्यमिक शून्यवाद। तो नागार्जुन ही माध्यमिक शून्यवाद का जनक है। ठीक है, तो देखो, राजकवि हो गया, चिकित्सक हो गया, फिर बौद्ध विद्वान नागार्जुन हो गया, फिर एक और विद्वान था इसमें, वसुमित्र। वसुमित्र, वसुमित्र को भी संरक्षण किया। और एक और विद्वान था पार्श्व। पार्श्व, ये दोनों भी बौद्ध विद्वान हैं, पार्श्व और वसुमित्र। इसी पार्श्व के कहने पर इसने चौथी बौद्ध संगति करी, चौथी बौद्ध संगति इसी पार्श्व के कहने पे करी थी। और इस वसुमित्र को इस चौथी बौद्ध संगति का अध्यक्ष बनाया था, चौथी बौद्ध संगति का अध्यक्ष बनाया था। ठीक है, तो देखो, ये हमने साम्राज्य निर्माता देख लिया, निर्माणकर्ता के रूप में कनिष्क को देख लिया, और विद्वानों के संरक्षक के रूप में कनिष्क को देख लिया। अब अंतिम बिंदु में देखते हैं कि बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में कनिष्क की भूमिका। बौद्ध धर्म के संरक्षक, बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में कनिष्क की भूमिका। देखो, सबसे पहले तो इसमें आपको क्या उल्लेख करना पड़ेगा कि इसने चौथी बौद्ध संगति करवाई, चौथी बौद्ध संगति कहां पे करवाई, कश्मीर के कुंडलवन में। इसकी अध्यक्षता में, वसुमित्र की अध्यक्षता में, वसुमित्र को अध्यक्ष बनाया और चौथी बौद्ध संगति का आयोजन करवाता है। अध्यक्ष वसुमित्र रहता है और अश्वघोष उपाध्यक्ष रहता है। इस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान दो भागों में बढ़ जाता है। और कनिष्क बौद्धों की इस महायान शाखा को संरक्षित करता है। किसको संरक्षण करता है, बौद्धों की महायान शाखा को संरक्षण देता है। तो बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में तो आपको ये बौद्ध संगति और फिर महायान को संरक्षण दिया, इतना बताना पड़ेगा। दूसरा, कनिष्क ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, बौद्ध धर्म का प्रचार। देखो, कनिष्क के कारण ही बौद्ध धर्म चीन में प्रवेश करता है, इसी के समय बौद्ध धर्म चीन में प्रवेश करता है। इसी के कारण मध्य एशिया में बौद्ध धर्म लोकप्रिय होता है, मध्य एशिया में। और मध्य एशिया में तो इसने बहुत सारे स्तूपों और विहारों का निर्माण करवाया, स्तूपों और विहारों का निर्माण कराया। मतलब देखो, आज मध्य एशिया से बौद्ध धर्म का पूरा नामो निशान मिटा दिया गया है, लेकिन एक समय यह था वो वहां का प्रमुख धर्म के रूप में स्थापित हो गया है। हम देखते हैं अफगानिस्तान के बामियान में जो मूर्तियां मिली थी महात्मा बुद्ध की, वो सब कनिष्क के शासनकाल की थी, क्योंकि बामियान उनका मूर्ति कला का केंद्र था। जो अपना गांधार मूर्ति कला है ना, इन्हीं के समय जो विकसित होती है, उसका केंद्र था, और उसमें महात्मा बुद्ध की व्यापक प्रतिमाएं बनाई गई थी। तो वो पूरे लंबे एरिया तक, जहां तक उसका साम्राज्य था और जहां से उसका साम्राज्य उसकी पड़ोसी देश की सीमाएं थी, वहां पर भी उसने क्या है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया।
तो देखो, जब आप बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में कनिष्क की भूमिका बताओगे तो एक तो चौथी बौद्ध संगति बताओगे, दूसरा क्या है, हीनयान महायान बांटों में बंटती है और महायान को ये संरक्षण देता है। फिर बताओगे बौद्ध धर्म का इसने प्रचार प्रसार किया, मध्य चीन में इसी के समय बौद्ध धर्म प्रवेश करता है, मध्य एशिया तक ये बौद्ध धर्म को ले गया, बहुत सारे स्तूपों और विहारों का निर्माण करवाया। हाँ, और सबसे मेन है महात्मा बुद्ध की मूर्तियां, बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण बड़े पैमाने पर करेगा, क्योंकि देखो ये महायान को संरक्षण देगा और महायान तो मूर्ति पूजक हो जाएंगे, तो इसने बड़े पैमाने पर महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण करवाया। और एक पॉइंट और बता सकते हैं कि इसने बौद्ध विद्वानों को भी संरक्षण दिया, बौद्ध विद्वानों को संरक्षण दिया, दिया ना, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन, ये सब कौन है, ये सब बौद्ध विद्वान थे और सब इसके दरबार में थे। मतलब देखो यहां पर बौद्ध धर्म फिर से डोमिनेंट होगा, जैसे अशोक के समय था वैसे ही अब बौद्ध धर्म का यहाँ पे भी जलवा है और पूरे इसने बौद्ध धर्म को चारों तरफ फैलाने का भी विशेष प्रयास किया। जैसे अशोक ने भी धर्म प्रचारक भेजे थे, ये भी भेजता है और ये भी इसी टाइप से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता है। ठीक है, और चाहो तो एक और पॉइंट बता सकते हो कि सिक्कों में भी इसने क्या कहते महात्मा बुद्ध से संबंधित या बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण या बुद्ध की मूर्ति या बुद्ध की आकृति सिक्कों में ही बनवाई। तो ये बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में हम कनिष्क की भूमिका को भी बता सकते हैं। तो देखो मेंस में जो क्वेश्चन आएगा वो कनिष्क से ही आएगा। ठीक है, यदि वो सीधे क्वेश्चन पूछ ले कि एक शासक के रूप में कनिष्क की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, तो ये सारे पॉइंट आप लिख दो। साम्राज्य निर्माता था, विद्वानों का संरक्षक था, एक महान निर्माण करता था और बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में भी वो जाना जाता है। ये चारों पांचों पॉइंट बिंदु आप बता सकते हो। बाकी क्या है कि देखो प्रशासनिक व्यवस्था कुषाणों की कोई इतनी स्पष्ट जानकारी उनकी है नहीं, छत्र प्रणाली को अपनाते हैं, बाकी और स्पष्ट रूप से नहीं पता है कि कुषाणों की जो प्रशासनिक व्यवस्था में जैसे कहते हैं ना कि प्रांत फिर मंडल फिर चक्र कैसा क्या है, इतनी कोई डिटेल में जानकारी है नहीं उसकी, इसलिए उसको अपन यहाँ पे लिखते भी नहीं है, उसका उल्लेख भी नहीं करते हैं। कनिष्क की भूमिका अपन केवल इतने में ही बताते हैं। इसमें एक चीज और याद रखना कि कनिष्क ने उपाधि धारण करी थी देवपुत्र, देवपुत्र शाही, देवपुत्र शाही, सहानुशाही, सहानुशाही, ये इसकी उपाधि थी कनिष्क की, देवपुत्र शाही सहानुशाही। अब देखो ये उपाधि, इसमें आप शब्द गौर करोगे देवपुत्र, मतलब देखो कनिष्क के शासनकाल आते आते तक जो राजा है वो अपने आप को देवताओं का पुत्र कहने लगा, देवताओं का पुत्र। देवताओं का पुत्र तो मतलब देवता ही होते हैं ना, तो राजा ने अब अपने आप को देवता घोषित कर दिया। देखो अशोक ने भी उपाधि धारण करी थी, लेकिन उसकी उपाधि क्या थी, देवा नाम पिए, देवताओं का प्यारा, देवताओं का प्यारा, देवताओं का प्यारा और देवताओं की औलाद होने में अंतर है। अशोक के समय ने, अशोक भी इतनी हिम्मत नहीं कर पाया कि अपने आप को देवताओं का पुत्र कह पाता। अशोक ने केवल ये कहा कि मैं देवता, मतलब राजा को देवताओं का प्यारा स्थापित कर दिया। यहां पर देखो राजा को क्या है, देवताओं का पुत्र घोषित कर दिया गया। और अभी कनिष्क कुषाणों का पतन होगा, कुषाणों के पतन के बाद गुप्तों की सत्ता स्थापित होगी और गुप्त तो अपने आप को देवता ही कह देंगे, परम भट्टारक, परम महाराज, परम कुछ भी, मतलब सीधे सीधे अपने आप को देवता। मतलब देखो ये राजा के पद का हम विकास क्रम भी समझना है। कभी भी क्वेश्चन इस रूप में आ सकता है कि प्राचीन भारत में राज्य के पद के विकास क्रम को अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन कल को पूछ सकते हैं, तो हमको फिर वहीं से बताना पड़ेगा। कहानी कहां से, वैदिक काल से ले जानी पड़ेगी कि वैदिक काल में जो राजा था, और राजा बिल्कुल कॉमन मैन था, मतलब सामान्यों में एक था, कोई उसके पास विशेष अधिकार
थे नहीं, ना तो उसके पास सेना थी, ना ही कर व्यवस्था थी। लेकिन वहीं से राजा, राजा से फिर उत्तर वैदिक काल में भूपति बनता है, और उत्तर वैदिक काल के बाद वो सम्राट, फिर अशोक के समय वो देवताओं का प्यारा, और कनिष्क के समय देवताओं का पुत्र, और गुप्तों के समय वो देवता। तो राजा का देवता बनने का भी विकास क्रम निश्चित है। ठीक है, तो देखो ये कनिष्क की इतनी कहानी आपको याद रखनी है, कनिष्क की इतनी कहानी अपन को याद रखनी है। बाकी देखो, बाकी कनिष्क के उत्तराधिकारी कोई काम के नहीं है। जैसे कनिष्क के पहले के शासक आप नाम के लिए चाहो तो याद रख सकते हो, बाकी कोई काम के नहीं है। इसके बाद शासक बनता है वशिष्ठ। वशिष्ठ, इसके में कोई उपलब्धि नहीं है। ये मथुरा को ही राजधानी बना लेता है, मतलब मथुरा में ही अभी आके रहने लगता है, मथुरा। और ये शैव धर्म का अनुयायी बन जाता है, शैव धर्म, क्योंकि इसके सिक्के में हमको क्या है, वो भगवान शिव की आकृति, शिव, स्कंद, कार्तिक, इनका अंकन मिलता है। कोई काम का नहीं है। वशिष्ठ, वशिष्ठ के बाद शासक बनता है हुविष्क। हुविष्क, इसने कश्मीर में हुविष्कपुर नगर की स्थापना की। कश्मीर में हुविष्कपुर नगर की स्थापना की, और यह वैष्णव धर्म का अनुयायी बन जाता है। वैष्णव धर्म का अनुयायी बन जाता है। बाकी इसकी कोई उपलब्धि नहीं है। फिर कनिष्क 2 बनता है वासुदेव, कनिष्क 3, और अंत में बनता है वासुदेव द्वितीय। सीधा अंतिम बता दे रहा हूं मैं, वासुदेव सेकंड। और इसके साथ ही क्या है, कनिष्क या कुषाण साम्राज्य का अंत हो जाता है। कुषाण साम्राज्य का अंत। थोड़ा सा अंत की भी कहानी जान लो कि कुषाण साम्राज्य का अंत क्यों हुआ। कुषाण साम्राज्य का अंत क्यों हुआ। अब देखो, साम्राज्य का अंत में तो कॉमन ही रहती है, अयोग, उत्तराधिकारी और सामन, कॉमन बातें हैं। कुषाणों के अंत में दो चीज याद रखना कि कुषाणों का अंत में आप 2-3 फैक्टर बता सकते हो। एक तो कुषाणों के अंत में बड़ा कारण था विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण। दूसरा यहां पर था, जहां पर कुषाणों की राजनीतिक सत्ता है, वहां पर गणतंत्रों का वापस से उदय होता है। गणतंत्रों का उदय, मालव, योधे, ये सारे गणतंत्र। और तीसरा सबसे मेन है गुप्तों का उदय। गुप्तों का उदय, ये गुप्त लोग कुषाणों के सामंत हैं, और कुषाण जब कमजोर होंगे तो ये अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित कर लेंगे। ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज और भूल गए, कनिष्क। कनिष्क की जो मृत्यु हुई है वो चीन से आक्रमण में हुआ। मतलब देखो, एकमात्र भारत का शासक है जो चीन के आक्रमण में मारा जाएगा। चीनी सेनापति पांचाल, चीनी सेनापति पांचाल, इससे युद्ध होता है, और इसी युद्ध में पांचाल इसको मार देता है। ये हान वंश का शासक होता है चीन में, उसका सेनापति रहता है पांचाल, और कनिष्क और इसकी लड़ाई होती है, और कनिष्क युद्ध में मारा जाता है। हालांकि फिर उनने कुषाणों के साम्राज्य पर कोई कब्जा नहीं किया, लेकिन फिर कनिष्क के उत्तराधिकारी को इतने ताकतवर हुए नहीं, और धीरे धीरे करके क्या है, कुषाण साम्राज्य का पतन हो गया। और सबसे पतन में मेन भूमिका निभाएगी गुप्त, क्योंकि कुषाणों के बाद में एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में क्या है, गुप्तों का उदय होगा, जो कुषाणों के अधीन ही काम करते थे, लेकिन जैसे कुषाण कमजोर हुए उन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता को फैला लिया। ठीक है, तो देखो ये कुषाणों की कहानी थी। अब इन कुषाणों की कहानी में एक महत्वपूर्ण विकास क्रम है यहाँ पर मूर्ति कला का। कुषाणों की एक बड़ी उपलब्धि है भारत में मूर्ति कला का विकास। मूर्ति कला, और मूर्ति कला के 3 केंद्र, 3 स्कूल यहां पर स्थापित होते हैं। एक है गांधार मूर्ति कला, सबसे मेन। दूसरा है मथुरा मूर्ति कला, मथुरा। और तीसरी है अमरावती, अमरावती। गांधार, मथुरा और अमरावती, ये 3 मूर्ति कला के मेन स्तंभ या मेन केंद्र कुषाणों के साम्राज्य के समय स्थापित होते हैं। गांधार, मथुरा
और अमरावती। ठीक है। और देखो ये मौर्योत्तर काल में इतिहास में पहली बार है जब देवताओं की मूर्ति निर्मित होगी। ये मौर्योत्तर काल है, कुषाणों के अधीन ही है। इतिहास में पहली बार मूर्ति बन रही, इससे पहले किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं बनी। अब भारत में तो नहीं बनी है, रोमन एम्पायर में बनती थी, उनके देवता थे अपोलो और जो भी रोमन और यूनानियों के देवता थे उनकी मूर्तियां थी, लेकिन भारत में किसी देवता की मूर्ति नहीं बनी है। देखो ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व आ गया है मौर्योत्तर काल, मतलब ये प्रथम शताब्दी ईस्वी। मौर्य साम्राज्य खत्म हुआ 185 ईसा पूर्व में, तो 185 साल बाद तो ईस्वी चालू हो जाएगा, ये टाइम पीरियड है। इसके पहले तक भारत का 1500 साल का स्पष्ट इतिहास है वैदिक काल से। हड़प्पा को तो छोड़ दो, वैदिक काल से ये 1500 साल का जो यात्रा क्रम है, इस यात्रा क्रम में ब्राह्मण धर्म का भी उदय हुआ, बौद्ध का भी उदय हुआ, जैनों का भी उदय हुआ, लेकिन मूर्ति निर्माण किसी धर्म ने नहीं किया। ना तो ब्राह्मण धर्म में अपन देखते हैं वैदिक काल में उनके देवता तो बहुत सारे हैं, लेकिन मूर्ति किसी की नहीं, मूर्ति किसी की नहीं बनाई गई है। बौद्ध लोग अपने विहार बना रहे हैं, स्तूप बना रहे हैं, लेकिन मूर्ति जैसा कॉन्सेप्ट उनके पास भी नहीं है। जैनों ने भी मूर्ति का निर्माण नहीं किया है, बौद्धों ने भी नहीं किया। महात्मा बुद्ध की पूजा कर रहे हैं, उनको प्रतीकों के माध्यम से जा रहा है, जातक कथाओं का चित्रण किया गया है, जातक कथाओं का भी चित्रण है, लेकिन मूर्ति जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन इस काल में अब मूर्ति बनना चालू होगी, और एक के देखा देखी सब बौद्धों ने बात चालू करा, बौद्धों को देखेंगे ब्राह्मण कॉपी करेंगे, फिर वहीं से जैन भी कॉपी करेंगे, तो सब अपने अपने देवताओं की मूर्ति बना के और पूजा करना चालू कर देंगे। देखो यहां पर पहली बार मूर्ति बनी है, पहली बार मौर्योत्तर काल में देवताओं की मूर्ति बनी। जब मूर्ति बनेगी तो उस मूर्ति का क्या करेंगे, अचार तो डालेंगे नहीं, उस मूर्ति की पूजा करना चालू करेंगे। और मूर्ति की पूजा करेंगे तो मूर्ति पूजा के लिए उन्होंने कहा एक जगह बनाओ, मंदिर का निर्माण इसके बाद चालू होगा। तो गुप्त काल में हमको भारत में पहली बार मंदिरों का निर्माण दिखाई देगा। तो अभी देखो अपन मूर्ति कला कुछ नहीं, 4-4, 5-5 पॉइंट आपको याद रखना है कि इन मूर्ति कला के संदर्भ में कौन कौन सी बातें हैं। सबसे पहली बात तो क्या देखते हैं अपन, गांधार मूर्ति कला। तो गांधार मूर्ति कला के मुख्य स्थल कौन कौन से हैं, गांधार मूर्ति कला के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं आपको, मतलब देखो आप पॉइंट में बताना है, स्थल, फिर उनका विषय बताना है, फिर मूर्ति कैसे बनी है ये बताना है, ये 4-5 पॉइंट में आपको आंसर लिखना है। गांधार मूर्ति कला के स्थल, तो देखो इसके अंदर था मुख्य स्थल में तो एक गांधारी है, गांधार, तक्षशिला, बामियान, पेशावर, स्वात घाटी, जलालाबाद। बस इतने स्थल, 3-4 स्थल आपने बता दिए। तो पहला पॉइंट तो आपने क्या बता दिया, स्थल बता दिया। ठीक है, फिर ये जो गांधार मूर्ति कला में जो मूर्ति बनी है वो किस सामग्री का प्रयोग करके बनी है, दूसरा पॉइंट में क्या बता देंगे अपन, सामग्री, कौन सी सामग्री का प्रयोग किया गया है। तो देखो यहां की जो मूर्ति बनी है उसमें काले स्लेटी पत्थर का प्रयोग किया गया है, काले स्लेटी पत्थर, काले स्लेटी पत्थर, या इसको शिष्ट पत्थर भी कहेंगे। चूना, प्लास्टर और गीली मिट्टी, ये सब बात तो पत्थर लिख देना, बस सामग्री में ये बात हो गई। तीसरा पॉइंट बताएंगे आप क्या है, विषय, विषय, इसमें विषय में दोनों बता देंगे, धार्मिक मूर्तियां भी बनी हैं और धर्मनिरपेक्ष मूर्तियां भी बनी हैं। धार्मिक मूर्ति भी बनी है और धर्मनिरपेक्ष मूर्ति बनी है। धार्मिक मूर्तियों में आप बताओगे कि केवल वो, धार्मिक मूर्तियों में बताओगे कि केवल महात्मा बुद्ध और बोधिसत्व की, केवल बुद्ध व बोधिसत्व की मूर्तियां बनी है, केवल, अन्य किसी धर्म की कोई मूर्ति नहीं बनी। गांधार मूर्ति कला में केवल महात्मा बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां बनी हैं। और जो धर्मनिरपेक्ष मूर्तियां हैं
उसमें यक्ष यक्षिणी, यक्ष यक्षिणी, कुबेर, इन सब की मूर्तियां बनाई गई हैं, जिनकी ये लोकल देवी देवता थे, किसी धर्म से इनका कोई संबंध नहीं है, लोकल अपने हिसाब से पूछते थे। तो देखो ये विषय है। फिर तीसरा 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, चौथे पॉइंट में बताएंगे विषय, विषय के बाद विशेषता। विशेषता, विशेषता में क्या बता देंगे कि इन मूर्तियों पर हमको विदेशी प्रभाव दिखाई देता है, विदेशी प्रभाव। और विदेशी प्रभाव में क्या बता देंगे, यूनानी, रोमन और मध्य एशिया, यूनानी, रोमन और मध्य एशिया, ये 3 जगह का विदेशी प्रभाव यहां पर हमको दिखाई देता है। इसमें बता देंगे जैसे दाढ़ी मूछ है, मूर्ति में क्या बनी है, महात्मा बुद्ध यदि बनाए हैं तो उनकी दाढ़ी मूछ बताई गई है। पैरों में सैंडल पहने हैं, मतलब आज के सैंडल टाइप नहीं, लेकिन पैरों में कुछ पहनाया गया है। बाल घुंघराले हैं, बाल घुंघराले, बाल घुंघराले हैं, दाढ़ी मूछ है मूर्ति की। वस्त्र लटके हुए हैं, मतलब ढीले वस्त्र हैं, वस्त्र लटके हुए, वस्त्र लटके हुए हैं। आभूषण से लदी हुई है मूर्ति, और सादा प्रभामंडल है, सादा प्रभामंडल। प्रभामंडल समझ रहे हैं ना कि मूर्ति के जो मुख के चारों ओर का प्रभामंडल बताया गया है, उसको देवताओं जैसा नहीं बनाया गया है, सामान बनाया गया है। देखो ये जो पहली लक्षण है ये यूनानियों के लक्षण हैं, यूनानी अपनी मूर्ति इस टाइप की बनाते थे। और जो दूसरे लक्षण है ये रोमनों के लक्षण हैं। तो रोमन लक्षण और यूनानी लक्षण दोनों हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, और भी चाहो तो विशेषता बता सकते हो कि शारीरिक रूप से सोबस्ट है, ठीक है, हेलेनिस्टिक कला है, यथार्थवादी चित्रण बनाया गया है। तो ये 4 बिंदुओं में आप गांधार मूर्ति कला की विशेषता बताओगे, स्थल, सामग्री, विषय, विशेषज्ञता या उसकी विशेषता क्या है, ये 4 बिंदुओं में आप इसको बता सकते हो। ठीक है, और देखो इसी गांधार मूर्ति कला में महात्मा बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्ति बनाई गई है, और बोधिसत्व में भी सबसे ज्यादा मैत्रेय की मूर्ति बनी है। ये भी आप फैक्ट याद रखो, किसकी, मैत्रेय बुद्ध की मूर्ति सर्वाधिक बनी है। और महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति इसी शैली में बनी है, महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति इसी कला में बनी है, विदेशी प्रभाव है, अपोलो देवता जैसी यहां पर बनाई गई है। ये आपकी गांधार मूर्ति कला है। फिर दूसरी मूर्ति कला का केंद्र बना है, और वो बना है आपका मथुरा मूर्ति कला। मथुरा मूर्ति कला। अब सबसे पहले तो यही अपन स्थल बताएंगे कि मथुरा मूर्ति कला कहां कहां बनी थी। स्थल, तो देखो स्थलों में मथुरा के आसपास का स्थल, मथुरा के आसपास, और आसपास में 1-2 जगह हैं, जैसे मथुरा का केशवपुर, कंकाली टीला, कंकाली टीला, और एक और जगह है नमालपुर कटरा, नमालपुर कटरा, ये स्थल है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या बताएंगे कि इस मूर्ति के निर्माण में कौन सी सामग्री का प्रयोग किया गया है। तो यहां पर मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, लाल
बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। फिर तीसरा पॉइंट क्या बताएंगे, विषय। विषय, और देखो विषय में अपन बताएंगे कि इस पर हमको विदेशी प्रभाव दिखाई नहीं देता है, ये स्वदेशी प्रभाव से बनी हुई है, स्वदेशी प्रभाव, विदेशी प्रभाव इसमें दिखाई नहीं देता है। दूसरी बात क्या है, इसमें भी दो विषय थे, धार्मिक विषय और धर्मनिरपेक्ष विषय। धर्मनिरपेक्ष, धार्मिक विषय में क्या है, सभी धर्मों की मूर्ति है, मतलब हिंदुओं की भी है, बौद्धों की भी है और जैनों की भी है। ये गांधार और मथुरा में मेन अंतर है कि गांधार मूर्ति कला में केवल बौद्ध, महात्मा बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्ति बनी है, जबकि मथुरा मूर्ति कला में हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों की बनी हुई है। हिंदू धर्म में शिव, कार्तिकेय, दुर्गा प्रतिमा बनी है, जैनों ने अपने तीर्थंकरों की मूर्ति बनाई है और बौद्धों ने तो पता ही है कि महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनी हुई हैं। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष में तो वही यक्ष और यक्षिणियों की मूर्ति है, यक्ष और यक्षिणों की, और कुबेर और सामान्य स्त्रियों की भी मूर्ति बनाई गई है। ठीक है, यह विषय हो गया। अब इनकी विशेषता, विशेषता विशेषता की बात क्या है कि देखो, जो खासकर बुद्ध की मूर्ति, महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनी है, उसमें दाढ़ी मूछ नहीं है। भारतीय प्रभाव है ना, भगवान की दाढ़ी मूछ नहीं बनाते, तो दाढ़ी मूछ यहां पर महात्मा बुद्ध की नहीं बनी है। पैरों में कोई जूता, चप्पल या सैंडल नहीं है। बाल घुंघराले नहीं, बल्कि योगी की भांति जटा बंधी हुई है, योगी की भांति जटा। वस्त्र एकदम टाइट है, उधर ढीले वस्त्र थे, वस्त्र कसे हुए। लंबे कान, लंबा कान, अलंकृत है मूर्ति, और प्रभामंडल देवीय है, प्रभामंडल देवीय है। उधर हमने देखा था प्रभामंडल एकदम सिंपल है, यहां पर प्रभामंडल देवी है, मतलब क्या है, थोड़ा सा आध्यात्मिक बुद्ध के रूप में यहां पर दिखाया गया है। ठीक है, तो देखो ये मथुरा मूर्ति कला है, और इस मथुरा मूर्ति कला में याद रखना कि महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति इसी कला में बनी थी। महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति, देखो सर्वाधिक मूर्ति गांधार कला में बनी है, लेकिन सबसे पहली मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत ही बनी है। फिर तीसरी मूर्ति कला है हमारी अमरावती की। अमरावती मूर्ति कला, अमरावती मूर्ति कला में सबसे पहले क्या बता देंगे, वही इसका स्थल क्या है। स्थल कृष्णा घाटी में अमरावती, नागार्जुन कोंडा। कृष्णा घाटी मतलब कृष्णा नदी घाटी, कृष्णा घाटी में अमरावती, नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा, गोली घष्टशाला, ये इनके स्थल हैं। फिर सामग्री, और यहां पर जो मूर्ति बनी है वो बलुआ पत्थर एवं संगमरमर का प्रयोग हुआ है। बलुआ पत्थर एवं व्हाइट संगमरमर, सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। सामग्री, विषय, वही धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष या गैर धार्मिक।
धार्मिक और धार्मिक में मुख्यतः बौद्ध एवं बोधिसत्व, मुख्यतः बौद्ध एवं बोधिसत्व, बौद्ध एवं बोधिसत्व। और धर्मनिरपेक्ष में क्या है, सामान्य स्त्री पुरुषों की मूर्ति बनी है, सामान्य स्त्री पुरुष, राजा की मूर्ति बनी है, राजकुमारी की बनी है, महलों के दृश्य बनाए गए हैं, सामान्य सी बात की गई है, ठीक है। और इसकी जो विशेषता है, विशेषता देखो, ये भी स्वदेशी ही प्रभाव था, इस पे विदेशी प्रभाव नहीं दिखाई देता है। दूसरा, यहां पर धार्मिक की अपेक्षा गैर धार्मिक मूर्तियां ज्यादा अच्छी बनी हैं, धार्मिक की अपेक्षा गैर धार्मिक मूर्तियां अच्छी बनी हैं, धार्मिक की बजाय गैर धार्मिक मूर्तियां अच्छी बनी हैं। तो ये आपकी अमरावती मूर्ति कला है। देखो, 3 मूर्ति कला, 3 स्कूल है, गांधार, मथुरा और अमरावती, जिसमें से गांधार और मथुरा मूर्ति कला में अंतर पूछा जा सकता है। बाकी मौर्योत्तर काल की मूर्ति कला में भी आपको यही लिखना है तीनों के बारे में, लेकिन अंतर विशेषकर किसमें पूछा जा सकता है, गांधार मूर्ति कला और मथुरा मूर्ति कला में। तो देखो, दोनों के पॉइंटों को देख के आप अंतर आसानी से बता सकते हैं। एक पॉइंट स्थान को लेके बता दोगे कि ये यहाँ पर है, ये वहां पर है। दूसरा पॉइंट सामग्री को लेके बता दोगे कि गांधार मूर्ति कला में जो काले शिष्ट पत्थर का उपयोग किया गया, मथुरा मूर्ति कला में लाल पत्थर का उपयोग किया, लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया। फिर तीसरा पॉइंट क्या बता देंगे कि जो गांधार मूर्ति कला है, गांधार मूर्ति कला में धार्मिक विषयों में केवल महात्मा बुद्ध और बोधिसत्व की प्रतिमा बनी है, जबकि मथुरा मूर्ति कला में बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्म की मूर्तियों का निर्माण किया गया है। और फिर मूर्ति की विशेषता को लेकर अंतर बता देंगे कि यहाँ पर जो बुद्ध की मूर्ति बनाई गई, दाढ़ी मूछ वाली, यहाँ पर दाढ़ी मूछ नहीं है, वो उसकी पूरी जो विशेषता है उसको लेके एक पॉइंट बता देंगे स्वदेशी विदेशी का, कि गांधार मूर्ति कला पर रोमन, यूनानी और मध्य एशिया विदेशी प्रभाव दिखाई देता है, जबकि मथुरा मूर्ति कला में विदेशी प्रभाव दिखाई नहीं देता। तो ऐसे 5 पॉइंट आपको गांधार और मथुरा में आसानी से याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, ये कुषाणों का भी अपना कंप्लीट होता है। अब कल अपन इसमें आगे देखेंगे कुषाणों के आगे की कहानी, कुषाणों के पतन के बाद क्या होता है इतिहास में, वो अपन कल देखेंगे।